नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। शुरुआत आज सम्राट अशोक की कहानी से। कलिंग के युद्ध के बाद जिस अशोक की उत्पत्ति हुई, सम्राट अशोक की, इतिहास की किताबों में वही सम्राट अशोक दर्ज है। ज्यादातर उसी के बारे में चर्चा, उसी के बारे में बात होती है। लेकिन कलिंग के युद्ध ने हृदय परिवर्तन की उस घटना को अंजाम दिया था जब उन्होंने युद्ध की विभीषिका के बाद तय किया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, और इस हृदय परिवर्तन ने अशोक को सम्राट अशोक बनाया। और क्या कुछ इसी तरह की चीज हम आज की तारीख में देख रहे हैं संसद में घटित होते हुए? चौंकिए मत, क्योंकि बात हो रही है नरेंद्र मोदी की, और बात इस बात की हो रही है कि मदरसा का मॉडर्नाइजेशन, अकलियतों को तुष्टीकरण नहीं बल्कि मदद की जरूरत, स्किल इंडिया, स्कैम इंडिया नहीं, और सबों को साथ लेकर चलना है। क्योंकि हमारे पास आंकड़े भले हो सकते हैं, लेकिन हम चलना चाहते हैं सामूहिक तौर पर। ये सब बातें आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और लोग आश्चर्य में जरूर हैं कि आखिरकार जिस तरह से इस बार के चुनाव अभियान में नरेंद्र मोदी को देखा गया, क्या उसी तरह के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे? जी नहीं, क्योंकि उनके जवाब में, जो राष्ट्रपति के संभाषण के जवाब में दिया जा रहा था, बातें थी गांव की, गरीब की, किसान की, महिला सुरक्षा की और युवाओं पर केंद्रित मुद्दों की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव जीत चुके उम्मीदवारों को सबका रखवाला बनना पड़ेगा। आखिरकार जिस तरह की बातें सुनी जा रही हैं, कही जा रही हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, आजकल आपको याद होगा पिछले दिनों जब शशि थरूर ने अपनी तरफ से कहा था ये मोदी भाग 2 हैं, तो उस वक्त कांग्रेस बड़ी नाराज हुई थी और कहा यह था कि शशि थरूर के जो बयान हैं वो कांग्रेस के बयान नहीं हैं, वो शशि थरूर के अपने बयान हैं। क्योंकि मोदी भाग 1 और मोदी भाग 2 ये तय करना चाहते थे शशि थरूर। लगता है समय से आगे बोल गए। हालांकि अब जो स्थिति है उसमें नरेंद्र मोदी का विजन क्या है, किस तरह से वो चीजों को देख रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये आपको बताने की जरूरत है। और देखिए क्या क्या बातें आज कही गई उस भाषण में जो संसद के दोनों सदनों में हुआ, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए। गुजरात का मॉडल, गुजरात में भी एक जिले का मॉडल दूसरे जिले में नहीं चलता है। ये देश विविधताओं से भरा हुआ है। अगर मेरा कच्छ का रेगिस्तान है और वहां का मॉडल मैं वलसाड़ के हरे भरे जिले में लगाऊंगा तो नहीं चलेगा। इतनी समझ से इसी के तो कारण गुजरात आगे बढ़ा है। कल से महाभारत की चर्चा हो रही है तो मैं कहना चाहता हूं, एक बार दुर्योधन को पूछा गया कि भाई ये धर्म और अधर्म, सच और झूठ तुम्हें कोई समझ है कि नहीं है? तो दुर्योधन ने जवाब दिया था, उसने कहा जाना भी धर्मम नच में प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है। सत्य क्या है मुझे मालूम है। यहां पर कितनी संख्या क्यों ना हो, लेकिन मुझे आपके बिना आगे नहीं बढ़ना है। हमें संख्या के बल पर नहीं चलना है, हमें सामूहिकता के बल पर चलना है। और इसलिए उस सामूहिकता के भाव को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी माताएं बहनें, भारत को विकास यात्रा में हमारी 50% जो जनसंख्या, हमारी मां बहनें, उनको निर्णय में भागीदार बनानी पड़ेगी। उनको हमें आर्थिक प्रवृत्ति से जोड़ना होगा। विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है तो हिंदुस्तान की 50% हमारी मातृशक्ति है। जिन्हें आप चुनाव अभियान के दौरान सुना करते थे वो प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी थे। आज जिन्हें आप सुन रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और भाषणों में देखिए किस तरह से लोच आया है, बदलाव आया है। कल जिस तरह से व्यंग्य किया गया, कटाक्ष किया गया कि कौरव भले ज्यादा हो, पांडव कम हैं, बावजूद उसके जीत पांडवों की होगी, इस बात को कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। और आज जवाब दिया गया। दुर्योधन को भी पता था धर्म अधर्म क्या है, लेकिन
कहीं ना कहीं सत्य उनके आचरण में नहीं था, उनकी मजबूरी थी। एक तरह से जो जवाब दिया गया उसमें परिपक्वता थी। साथ ही साथ कहने की यह भी कोशिश कि आंकड़ा हमारे पास जरूर हो सकता है, लेकिन हम सामूहिकता के साथ चलेंगे। वो मर्म, वो दर्द जो कि मनाली में डूबे छात्र हों या फिर बदायूं में वो पीड़िता का परिवार जिसके साथ गैंगरेप किया गया, या फिर वो घटना जो कि पुणे में घटी है, एक आईटी प्रोफेशनल की मौत, इन सबों को समेटा प्रधानमंत्री ने। लेकिन आखिरकार जिस तरह से बातें कही गई, अलग अलग दलों ने प्रतिक्रियाएं क्या दी, ये भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में विपक्ष कमजोर है लेकिन जोरदार प्रतिक्रिया के साथ सामने आ रहा है। कश्मीर इशू इज एट द बॉटम ऑफ द प्रॉब्लम जो पिछले मुल्क को 60 साल से घेरे हुए है। तो जम्मू कश्मीर के इशू की आप बात नहीं करेंगे, उसके रेजोल्यूशन की बात नहीं करेंगे, तो ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए सिर्फ जो है निराशा हाथ लगे। सपनों का सौदागर के रूप में उभर कर आए हैं, तो आज भी वो लोग चाह रहे थे कि वो 5 साल की सरकार चुनी गई है, अगले 1 साल कैसे सरकार काम करेगी, लेकिन वो अगला 15 साल, 10 साल, 12 साल, 8 साल के सपना बेचे हैं। जी हां, यही कहना है विपक्ष का, सपनों का सौदागर, सपने दिखा रहे हैं। क्योंकि जो बातें कही जाती थी चुनाव के दौरान, कुछ उसी तरह की बातें आज भी कही जा रही थी, वो अंदाज भी वही था। और आपको यहां बताते चलें कि नरेंद्र मोदी की इस बात पर बहुत आसानी से विपक्ष ने विश्वास नहीं किया कि हम महंगाई कम करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा टारगेट है, इसे हम पूरा करेंगे। क्योंकि इनका कहना है रोड मैप के लिए एक अवधि होती है, वो अवधि नहीं दी जा रही है। और सबों का यह कहना था कि जो भाषण दिया करते थे चुनाव प्रचार में, वही संसद में दे दिया। और यहां तक कि जो भाषा थी, शब्दावली थी, वो भी, और जहां तक बॉडी लैंग्वेज का सवाल है, वो भी सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे चुनावी भाषण हो। और ये सच है, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने कहा भाइयों और बहनों, और इस तरह से संसद में क्या संबोधित किया जाता है इस पर एक बहस हो सकती है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था अगर कुछ ज्यादा बोल जाऊंगा तो अनुभव कम है लोकसभा का, माफ करिएगा। और इसीलिए शायद एनसीपी नेता तारिक अनवर ने सवाल तो उठाए, लेकिन फिर कहा कि पहला उनका भाषण है और इस कारण से हम इसका बुरा नहीं मानेंगे। सोचता हूं कि उनको इस बात का अंदाज भी नहीं है कि लोकसभा में किस तरह से बोलना चाहिए। वो अभी भी उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लोकसभा को नहीं। दो चीजें जो मार्के की थी, पहली तो ये कि वो भाइयों और बहनों सदन में कह रहे थे, जबकि अमूमन कहा जाता है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो अपना भाषण होता है लोकसभा या राज्यसभा में, वो अध्यक्ष के आसन की तरफ मुंह कर बोला जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे सदन को संबोधित कर रहे थे। और दूसरी बात ये कही जा रही थी कि वो चेयर की तरफ देखते क्यों नहीं है, चेयरमैन की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं, स्पीकर की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं। वो तमाम 543 सांसद जो बैठे थे उन्हें सीधा संबोधित कर रहे थे। आने वाले दिनों में हालात सुधरेंगे, लेकिन और मुश्किलें जो हैं वो बदलेंगी। ये अपने आप में एक ऐसा संबोधन था जो कि अपने सहयोगियों के साथ साथ अपने विरोधियों के लिए भी था। और यह संदेश दिया गया एआईएडीएमके को और कहा गया कि उन्होंने कमाल का काम किया है और अगर गुजरात से बेहतर हैं तो खुशी की बात है। और सबसे अहम बात, उन्होंने संदेश दिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी को एक कट्टर विरोधी के तौर पर। आजकल तृणमूल के सांसद भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की नरेंद्र मोदी ने। और टीएमसी से जब बाद में ये पूछा गया कि तारीफ कैसी लगी, तो कहीं ना कहीं बच बचा के जवाब देते नजर आए तृणमूल कांग्रेस के नेता। सुनिए। हमारी बहन ममता जी 35 साल की बुराइयों में से आज पश्चिम बंगाल को बाहर लाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। हम इन बातों का आदर करते हैं। कहता है कि राज्यसभा में मदद की जरूरत पड़ेगी तृणमूल कांग्रेस की, तो क्या आप बीजेपी को मदद करेंगे तृणमूल कांग्रेस? मुझे वो पॉलिटिकल क्वेश्चन में अभी नहीं जाना है। वो तो जिस प्रकार से पार्टी तय करेगी, ममता बनर्जी तय करेगी, उसी प्रकार से होगा। संबंध बेहतर हो रहे हैं टीएमसी और बीजेपी के? संबंध हमारे कभी किसी के खराब ही नहीं होते। अकेले एनडीए के 330 सदस्य से ज्यादा हैं लोकसभा में। और इसके अलावा
कहा यह जा रहा है कि एआईएडीएमके के साथ संबंध बेहतर हो गए हैं और उसके अपने 37 सांसद। इसके अलावा अब यह भी कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश है, क्योंकि राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस और एआईएडीएमके के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है अगर बिलों को पास कराना है। और ऐसे में इस भाषण का इस्तेमाल आपने देखा किस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने उस कंस्टिट्यूएंसी को भी एड्रेस करने के लिए कहा, एआईएडीएमके एक तरफ और दूसरी तरफ टीएमसी, और दोनों को मनाने की कोशिश। ये रहा आज मोदी भाग 2, और ये नजारा अपने आप में ये कहता हुआ कि चित्त परिवर्तन हो ना हो, हृदय परिवर्तन हो ना हो, लेकिन ये जरूर है कि एक बदलाव है नरेंद्र मोदी के अप्रोच में और उसके साथ वो आगे बढ़ने की तैयारी करते हुए। लेकिन इन सब के अलावा कुछ विवाद भी हैं जो उनके सरकार को घेर रहे हैं, और वो आपको हम आगे बताएंगे, क्योंकि विवाद जो कल शुरू हुआ था राज्य मंत्री वीके सिंह को लेकर, जनरल वीके सिंह को लेकर, आज बुरी तरह से फैल गया।